देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने, क्या पूछा गया है। प्रतिवर्ष 20 अगस्त को पूरे भारत में सद्भावना दिवस किस की जयंती पर मनाया जाता है। 20 अगस्त को जो सद्भावना दिवस मनाया जा रहा है, निम्नलिखित में से किन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। On whose birth anniversary सद्भावना दिवस is celebrated every year on 20th August all over India। बताओ भाई जल्दी से, इस प्रश्न का सही सही जवाब आप सभी बच्चों को देना है। चलो जी चलो, ऑप्शन नंबर सी ज्यादातर बच्चे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों ने लगाया है जी, ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। जो सद्भावना दिवस मनाया जाता है वो राजीव गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है भैया, और किस डेट को मनाया जाता है, तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। लोगों में एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखने के लिए उनको प्रेरित करने, उनको हर धर्म का सम्मान, दो धर्मों के लोगों के बीच भाईचारा बनाए रखने की भावना को प्रेरित करने के लिए सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी, और राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। बाकी जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में तो आप जानते ही हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, है ना। और भगत सिंह जी के बारे में कल चर्चा की थी आपसे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट हो गया है, भगत सिंह जी के नाम पर। मंगल पांडे जी के बारे में तो आप सभी लोग बच्चे जानते हैं, है ना। बैरकपुर छावनी से 1857 की क्रांति का जो सूत्रपात हुआ वो मंगल पांडे जी के कर कमलों हाथों से ही हुआ था। ठीक है जी, तो इस प्रकार से इस प्रश्न के चारों विकल्पों पर चर्चा हो चुकी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने मुझे रखना है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना भाई, एक चीज विशेष तौर पर आप लोगों को ध्यान रखनी है। आरबीआई का जो न्यू अकाउंटिंग ईयर है, जो नया वित्तीय वर्ष इसका जो है अकाउंटिंग ईयर, जो लेखा वर्ष है, नया लेखा वर्ष है ना। पहले लेखा वर्ष इसका जो हुआ करता था, है ना, पहले लेखा वर्ष हुआ करता था जून जुलाई में, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। ठीक है, लेकिन जो इसका नया लेखा वर्ष है भैया, नया लेखा वर्ष है आरबीआई का, यानी कि इसका न्यू अकाउंटिंग ईयर बेटा जो है वो अप्रैल मार्च ही हो गया है। 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया है। तो भैया इस चीज को आप ध्यान रखना, करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये एक पॉइंट बन गया है आपके लिए। ठीक है जी, इसको आप ध्यान रखना, गलत मत करके आ जाना। कल हमने जो चर्चा की थी आपसे, जिसमें मैंने आपको बताया था जुलाई जून, ठीक है जी, वो अब करंट अफेयर्स की पुस्तकों को पढ़ोगे तो वहां पर डाटा चेंज हो चुका है, और जो डाटा चेंज हुआ है उसमें जो राइट डाटा जो है वो मैं आपको बता रहा हूं अप्रैल मार्च। ठीक है जी, फाइनेंशियल ईयर भी यही हो गया, और आरबीआई का जो लेखा वर्ष है क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न आपसे मैंने जूम भी कर दिया जिससे देखने में प्रॉब्लम ना हो आपको। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए जी। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बेटा, आवाज साफ नहीं दिखाई दे रही? आवाज तो बेटा साफ आ रही है। आवाज बहुत जोर से आ रही है क्या? अरे पिया कुमारी जी, लो थोड़ा दूर कर दिया मैंने। अब सुनो, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। हीमोग्लोबिन के बारे में स्टेटमेंट्स हैं जी। यह लौहयुक्त यौगिक है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं भैया, 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने मेरे प्यारे बच्चा। सही जवाब का चयन करके आप लोगों को मुझे देना है, क्या सही जवाब है। देखो, हीमोग्लोबिन के बारे में चर्चा करें तो पहला रक्त ऑक्सीजन का संचार करना। दूसरी बात, ये लौह युक्त यौगिक है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है बेटा, है ना। और इसके बाद कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत बात है। ये काम बेटा आरबीसी का नहीं है, हीमोग्लोबिन का नहीं है, और ये काम किसका? डब्ल्यूबीसी का है जी। ठीक है जी, डब्ल्यूबीसी का है ये, इसका काम है रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, डब्ल्यूबीसी का काम है। और इसके बाद आई रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही बात है बेटा। हीम नामक इसमें एक
क्या होता है, वर्णक होता है, और उसके कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। हीम नामक एक वर्णक लोहांश होता है और उसी के कारण इसका रंग लाल होता है रक्त का। ठीक है जी, तो पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा चौथा सही है। यानी कि कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है 1 2 4, वो चार, ये 3 स्टेटमेंट सही है और बाद बाकी तीसरा स्टेटमेंट जो है वो बेटा गलत है। ठीक है, वो WBC का कार्य यहां पर दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर है। आप सभी प्यारे बच्चों ने भी इस प्रश्न का दिया है। भाषा हमारी कौन सी है, हिंदी है। तो बताओ फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों, बताओ कि प्रतिवर्ष भारत में किस तारीख को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर ऑप्शन नंबर सी, 5 सितंबर ऑप्शन नंबर डी। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, बता दीजिए फटाफट। ऑन विच डेट नेशनल हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑल ओवर द इंडिया। आपको पता ही होगा कि भारत को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ। भारत को राजभाषा का दर्जा जो प्राप्त हुआ था वो कब प्राप्त हुआ था, 14 सितंबर 1949। और इसी डेट को याद करने के लिए ये जो 14 सितंबर वाला दिन है ये पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है भैया। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ भारत में हिंदी दिवस 2 दिन मनता है, एक 10 जनवरी को भी मनता है भैया, इसको 10 जनवरी को। और 10 जनवरी को किस रूप में मनता है, विश्व हिंदी दिवस के रूप में। इसके रूप में, विश्व हिंदी दिवस के रूप में। तो भैया 2 बार हिंदी दिवस मन रहा है। पहला मन रहा है 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में और दूसरा मन रहा है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है बेटा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा गया है। क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा गया है और इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 जनवरी को क्या मनता है, विश्व हिंदी दिवस मनता है। 16 सितंबर को क्या मनता है, ओजोन दिवस के रूप में इसको मनाते हैं भैया। किसके रूप में, ओजोन दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। और अगर हम बात करें बेटा 5 सितंबर की, तो यह दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस रूप में मनाया जाता है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो गया, इस प्रश्न का सही जवाब हो गया 14 सितंबर हो गया। ठीक है जी, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखते हैं। आवाज की समस्या ज्यादा ही लोगों को आ रही है, ठीक है, चलिए टेक्निकल टीम लगी हुई है, अभी देखते हैं अगला प्रश्न। जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेटा सही आ रही है, आवाज क्लियर है ना, आवाज सही है। तो इधर देखो बेटा, जब एक व्यक्ति है सामान्य अवस्था से जब उसकी उम्र बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है, जल्दी से मुझे बता दो। घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है कि बदलता रहता है। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। सामान्य ब्लड प्रेशर के बारे में आप जानते हैं, सामान्य ब्लड प्रेशर ये होता है, जल्दी से देख लीजिए भैया, 120/80 ये जनरल क्या है, ब्लड प्रेशर है, ठीक है, रक्तदाब है, सामान्य रक्तदाब। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। और इससे कम हो जाए भैया तो लो ब्लड प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, लो ब्लड प्रेशर कहलाता है। लेकिन उम्र की बात करें मेरे प्यारे बच्चों कि बढ़ती हुई उम्र के साथ रक्तदाब कैसा होगा, तो बेटा वो बढ़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, बढ़ती हुई उम्र के साथ रक्तदाब बढ़ता है। आपका जो, आपके शरीर का जो नॉर्मल रक्तदाब है उसकी तुलना में आपके माता पिता के शरीर का जो नॉर्मल रक्तदाब है वो थोड़ा सा अपेक्षाकृत ज्यादा ही होगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे बच्चों ने इस प्रश्न का भी सही जवाब दिया है। बेटा ईयरफोन में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मोबाइल में भी आवाज सही आ रही है, अभी अभी मैंने चेक कराया है। ठीक है जी।
आपके सामने चल रखते हैं। 5वां प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन है, कौन सी विटामिन ऐसी है जो जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। देखिए 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी विटामिन ऐसी है जो जल में घुलनशील है, और एक प्रश्न आता है कि कौन सी ऐसी विटामिन है जो वसा में घुलनशील है ना। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो बेटा उसके लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? कीड़ा, कीड़ा, ये ट्रिक है बेटा। क्या ट्रिक है? कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सारी की सारी विटामिन बेटा वो वसा में घुलनशील है। और बची हुई विटामिन कौन सी बची? विटामिन बी बची और विटामिन सी बची। ये दोनों विटामिन जो हैं वो किस में घुलनशील हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों ये जल में घुलनशील हैं। यहां पर क्या पूछा गया है? वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में पूछा गया है। तो बी और सी में केवल दे रखा है सी, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। बाद बाकी जो विटामिन दे रखी हैं मेरे भैया वो वसा में घुलनशील है, न कि जल में घुलनशील। ये ट्रिक याद कर लेना, कीड़ा एक ट्रिक है और इसके द्वारा वसा में घुलनशील विटामिन को पता कर लेते हैं। जो बची हुई विटामिन हैं वो जल में घुलनशील है जी। ठीक है जी। अगला प्रश्न, 6वां प्रश्न बोल रहा है, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। आपने जीवन काल में 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। क्या जीते बेटा? 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और इस लिहाज से वो तीसरे व्यक्ति हैं, यानी कि तीसरे व्यक्ति हैं संसार के जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीत रखे हैं। ठीक है। उनका देश कौन सा है? उनका देश स्विट्जरलैंड है। और जिस खेल से वो संबंधित थे वो खेल कौन सा है? तो बच्चों वो खेल टेनिस खेल है। आप जानते हैं बैडमिंटन में 2 विरोधी टीम या फिर 2 खिलाड़ी, और अगर ज्वाइंट रूप से खेल रहे होंगे तो 4 खिलाड़ी होते हैं। सेम कंडीशन टेनिस की भी होती है, अगर एक एक करके खेल रहा है तो 2 खिलाड़ी, और ज्वाइंटली युगल खेल रहे हैं तो 4 खिलाड़ी हो सकते हैं। और क्रिकेट में बेटा 11 खिलाड़ी होते हैं और हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछ लिया जाए तो आप आंसर क्या लगाएंगे बेटा? हॉकी लगाएंगे। तो यहाँ पे खेलों से कई बार खिलाड़ी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, किस खेल में खिलाड़ी कितने होते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखना भैया जी। ठीक है जी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चले, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? बता दो जी, कौन सा ऐसा है जो क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट नहीं है। आप जानते हैं संविधान के भाग 3 में, किसमें बेटा? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। किसमें? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और ये जो मौलिक अधिकार हैं उनमें बेटा शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A के तहत दे रखा है। ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। आप जानते हैं समानता का अधिकार भी बेटा एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो बेटा अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। लेकिन अगर संपत्ति के अधिकार की चर्चा करें तो ये पहले अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, लेकिन अनुच्छेद 31 में वर्तमान समय में ये नहीं है और इसे अनुच्छेद 301 के तहत ये एक विधिक अधिकार वर्तमान में है। क्या है? विधिक अधिकार है बेटा। लेकिन अब ये क्या है? क्या है? मौलिक अधिकार कतई नहीं है। और ये काम किसके द्वारा किया गया था? 44वें संशोधन के द्वारा। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा ये काम किया गया था। यानी कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे कहां पर रख दिया गया? अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार उसको बना दिया गया। अगर क्वेश्चन आए कि संपत्ति का अधिकार पहले कौन से उसमें था, आर्टिकल में था, तो बेटा पहले आर्टिकल 31 के तहत ये एक मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में ये मौलिक अधिकार कतई नहीं है जी। ठीक है जी।
कई सारी जानकारियां आपको मिल गई। प्रश्न बन सकता है कि बताइए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 21A में है। कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया जी भैया। और 86वां संशोधन कब हुआ? तो 2002 में हुआ जी, है ना। कौन से किस आयु वर्ग के बच्चों को? ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के मूल अधिकार की बात करता है जी, है ना। और समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में? 19 से 22। और ये मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? ठीक है जी, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहा? 7वें प्रश्न का डी ऑप्शन रहा। ठीक है जी, नोट कर लेना। अगला प्रश्न, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? मधुबनी चित्रकला का नाम सुन रखा होगा। पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर ए है, उड़ीसा ऑप्शन नंबर बी है, बिहार ऑप्शन नंबर सी है, असम ऑप्शन नंबर डी है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। बताओ मेरे प्यारे बच्चा, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? आप जानते हैं मधुबनी चित्रकला का जो प्रारंभ हुआ था वो रंगोली से हुआ था, लेकिन मधुबनी चित्रकला जो रंगोली से प्रारंभ हुई, आज कपड़ों पर, दीवारों पर, कागज पर, इन सब पर बनाई जाती है। ठीक है, और मधुबनी चित्रकला संबंधित है मधुबनी से। और मधुबनी कहाँ का शहर है? तो बेटा वो बिहार का शहर है। कहाँ का शहर है? बिहार का शहर है। यहाँ के जो चित्रकार हैं उन्होंने मधुबनी रेलवे स्टेशन पर निशुल्क श्रमदान स्वरूप जो क्या बनाई है? चित्रकला बनाई है। और वो विदेशी पर्यटकों के लिए भी आज जो है एक किसका साधन है? किसका? मनोरंजन का। बहुत उसकी क्या होती है? उसकी प्रशंसा बहुत ज्यादा हो रही है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बेटा एग्जैक्ट आंसर है, बिहार। ठीक है जी। पश्चिम बंगाल के बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है आपसे? पश्चिम बंगाल के बारे में कल मैंने एक बताया था बेटा, ज्वारीय वनों का सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में है? तो ये याद कर लेना भैया, भारत में ज्वारीय वन। भारत से प्रश्न पूछा जाता है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो आप ध्यान रखना, ओडिशा राज्य में है। ओडिशा राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध है भैया जी। असम की बात करें तो असम में बेटा एक माजुली द्वीप है, जिससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे बन सकता है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ठीक है, तो बेटा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वो कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चा वो असम में माजुली नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर मिलता है। ठीक है जी। और काजीरंगा भी यहां से प्रश्न बन सकता है। वो जैसा कि बच्चे बता रहे हैं कि यहां पर स्थित काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है जी। साक्षी बघेल जी बेटा, मैं भी पूरा प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं और आप मिलकर जब हम हो जाएंगे तब सफलता प्राप्त होगी। आप ये कहें कि गुरुजी आप ही केवल हमारी सफलता का आधार बन जाइए, तो वो संभव नहीं है। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी अभ्यास करना पड़ेगा, और तब सफलता आपको मिल जाएगी। ध्यान रखना बेटा, ठीक है। मिल जाएगी सफलता एक दिन, भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मैंने आपको बोला ना, जो निकल चुके हैं, जिन्होंने लक्ष्य बना लिया है, जिन्होंने अभ्यास स्टार्ट कर दिया है, उनको सफलता एक दिन मिल ही जाएगी, चाहे वो भटक ही क्यों ना रहे हों, क्योंकि प्रयास उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। और ये कहावत भी लगातार आपने सुन रखी होगी, मैं भी आपसे बार बार कहता रहता हूं कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। लगातार जो अभ्यास करता है निश्चित तौर पर उसको सफलता प्राप्त होती है। 9वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखते हैं भैया। आज की क्लास का 9वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। देखिए क्या पूछा गया है। पूछा आपसे गया है मेरे प्यारे बच्चा कि बताओ एलोरा में जो गुफाएं हैं, जो शैलकृत मंदिर हैं, वो बेटा किस धर्म से संबंधित हैं? हिंदू और बौद्ध धर्म से, बौद्ध और जैन धर्म से, हिंदू और जैन धर्म से, हिंदू बौद्ध और जैन धर्म से। बताओ भाई, फटाफट से बताओ। अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में आपने इतिहास में पढ़
आपको मुझे बताना है। ठीक है, चलिए फटाफट से बताओ। है भैया, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ये हिंदू धर्म से भी संबंधित हैं, ये बौद्ध धर्म से भी संबंधित हैं और ये जैन धर्म से भी संबंधित हैं। यानी कि यहां पर जो चारों विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प है वो ऑप्शन नंबर डी है। हिंदू जैन बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित हैं एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर। अगला प्रश्न, चलिए भैया, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा, विटामिन के द्वारा, एंजाइम के द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दूध का दही में परिवर्तन, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं मेरे प्यारे बच्चा। पहले इस प्रश्न का आंसर जानते हैं, फिर इस प्रश्न से ही जो अन्य प्रश्न बनते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखो बेटा, इसका सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा जी? बैक्टीरिया के द्वारा। अब हम बात करें, देखो इस प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। हाँ, अगर हम बात करें कौन सा बैक्टीरिया है, तो लैक्टोबैसिलस उसको बोलते हैं। लैक्टोबैसिलस बेटा उसको हम बोलते हैं। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के द्वारा दूध से दही बनता है। और दूध से दही जो बनता है किस प्रोसेस के द्वारा बनता है? तो किण्वन की क्रिया के द्वारा बनता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, दूध से दही का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, किस परिवर्तन के द्वारा होता है? तो किण्वन के द्वारा होता है भैया। कौन सा बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में सहायक है? तो आप आंसर लगाएंगे लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया सहायक है भैया। अगर एक क्वेश्चन और बन सकता है आपसे, यहां पर दे रखे एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? क्वेश्चन आता है, बताइए एंजाइम किसका प्रकार है? तो बेटा ध्यान रखना, एंजाइम प्रोटीन का प्रकार है। किसका प्रकार है? प्रोटीन का प्रकार होते हैं आपके एंजाइम। विटामिन के बारे में मैं बता चुका हूं, ये दो आज की क्लास में ही आपको चर्चा हो चुकी है। कुछ विटामिन जल में घुलनशील हैं, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं। वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में मैंने क्या बताया? कीड़ा बताया, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, है ना। और जल में घुलनशील विटामिन बताई बी और सी। ठीक है जी, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखेंगे। तो इस प्रकार से अब आपको इस प्रश्न के अंतर्गत ही बहुत सारे प्रश्नों की जानकारी हो गई है। 11वां